हेलो दोस्तों, मैं मानस आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ड में। लास्ट वीडियो जो हमने डाला था इम्परेटिव सेंटेंस का, वो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं, वो टॉपिक आपका है एक्सक्लामेटरी। समझिएगा ज़रा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। जैसे हमारा स्टाइल है, शुरुआत में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देना है। आज का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसकी पहचान बहुत ही आसान है कि अगर किसी वाक्य में एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा हो। बस ये दो ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के कारण जाने जाते हैं। पहला वाक्य आपने पढ़ रखा है इंट्रोगेटिव का, उसमें क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये वाला सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटरी है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बहुत अच्छा है, लंबा टॉपिक है, अभी समझ में आएगा, ध्यान देते रहिएगा। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कई भागों में विभाजित किया गया है। कई भागों में, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा सा विस्तारित टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा करने का प्रयास किया है। फिर भी समझ लीजिए क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जिसमें गिवन एक्सक्लामेटरी वर्ड, गिवन एक्सक्लामेटरी वर्ड, और दूसरा गिवन हाउ और व्हाट, गिवन हाउ और व्हाट। ये दो कैटेगरी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो टाइप ए इसको मान लीजिए, टाइप बी इसको मान लीजिए। तो फिलहाल हम लोग टाइप ए के बारे में बात करते हैं। पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि कौन सा टाइप ए में है या कौन सा टाइप बी में है। जो टाइप ए में इस्तेमाल होंगे वो सारे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं, जिसमें से बहुत सारे शब्द आप लोग जानते भी होंगे, जिसमें ओह लिखा होगा, एलास लिखा होगा, और ब्रेवो लिखा होगा, हुर्राह लिखा होगा। ये सारे शब्द जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी वर्ड या उनको इंटरजेक्शन बोल सकते हैं। तो इनको कैसे क्या चेंज करना है, उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना, वो लिस्ट कैसे आपको याद रखनी है, पहले तो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ कि कैसे क्या चेंज होगा। उसके बाद मैं आपको मानस फार्मूले के जैसे एक सूची बना दूंगा, लिस्ट बना दूंगा, उससे भी देख करके आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। जैसे अब बात आती है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर, मतलब मेरा कहने का है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। चेंज हमेशा क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच ही चेंज होती है। अब समझिए जरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आह लिखा है या एलास लिखा हुआ है, ठीक, तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को जरा ध्यान दीजिएगा। सेड लिखा है, सेड टू नहीं लिखा है। सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, या सारो के स्थान पे आप एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर लिखा हुआ है ओह, वाउ, ऐसे, या एक वर्ड आता है गुड हेवेंस, ऐसे, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा सकते हैं, या वंडर के स्थान पे आप सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर लिखा हुआ है ब्रेवो, वेल डन, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके लिए आपको सेड को जो चेंज करना है वो सेड या सेड टू कुछ भी हो सकता है, समझिए रहिएगा। चेंज करना है उसको अपलाउडेड में। अपलाउडेड के बाद वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिखना है,
उसके बाद आपको एक एडिशनल वर्ड सेइंग का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ इसी में लगेगा, ब्रेवो वाले में, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग हटके आता है। एक और बचा है, उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एक लिखा होता है हुर्राह, ये अगर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, या उसके स्थान पर हैप्पीनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सारे इंटरजेक्शन को चेंज करने के तरीके हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, आह या एलास, ये दुख को प्रकट करते हैं, इसीलिए एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ओ, वाव या गुड हीवन से शब्दों का इस्तेमाल है, तो वहां पर सेड का है, वो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि ये आश्चर्य को प्रकट करते हैं। ब्रेवो, वेल्डन, ये शाबाशी देने के लिए, प्रशंसा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए सेड या सेड टू को अपलाउडेड में ऑब्जेक्ट और सेइंग के साथ बदला गया है। और हुर्रा लिखा हो, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस में बदलना है। और कंजक्शन बहुत पुरानी, आप उससे बहुत फैमिलियर हैं। कंजक्शन के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना है, कंजक्शन के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना है। इतनी सारी बातें आपको समझनी है, ठीक। ये सारी चीजें आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आता है तो इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा, उसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं, और इनका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग एडिशनल लगाना पड़ेगा, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि द ओल्ड लेडी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम ruined, एलास आई एम ruined। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक इंटरजेक्शन शब्द एलास का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इस वाले इंटरजेक्शन शब्द एलास को मैं हटा दूं तो सेंटेंस क्या बचेगा, आई एम ruined। ये मालूम है ना कहां पहुंच गया है, ये नरेशन के पहले टॉपिक असर्टिव में पहुंच गया है। तो इस बात से हम लोग क्या सीखे कि असर्टिव में यदि कोई भी इंटरजेक्शन जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो सेंटेंस असर्टिव से सीधे परिवर्तित होकर के एक्सक्लामेटरी में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, आई एम ruined लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पैसिव वॉइस में है, ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के रिकमेंड है कि पैसिव वॉइस में दिक्कत हो रही है उन लोगों को करने में, चाहे वो एकेडमिक में हो या कंपटीशन में हो, तो ये इसके बाद एक सेंटेंस ऑब्जेक्टिव बचता है, उसके बाद नरेशन जब फिनिश हो जाएगा तो अगला जो टारगेट रहेगा वो पैसिव वॉइस पे ही रहेगा। क्योंकि आप कंपिटिटिव कोई भी एग्जाम करें, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें एक पैसिव वॉइस जरूर से जरूर आएगा। रही बात एयरफोर्स की तो उसमें 2 से 3 पैसिव वॉइस भी देखे जाते हैं। डिफेंस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, अगर इंग्लिश आती है तो पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन जरूर है। और ये गारंटी है कि जिस तरीके से मैं पैसिव वॉइस बता दूंगा आप कभी भी देख लीजिएगा उस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। पैसिव वॉइस बताने का जो मेरा मानस फार्मूला रहेगा वो आप देखते ही बता देंगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सेंटेंस एक्टिव में लिखा है कि पैसिव में, यही समझ नहीं पाते। क्योंकि एकेडमिक में तो लिख के आ जाता है भाई कि इसका एक्टिव बनाओ या पैसिव बनाओ, लेकिन कंपटीशन में ये लिख के नहीं आता कि इसका एक्टिव बनाना है कि पैसिव बनाना है। उसमें लिखा होता है चेंज द वॉइस। अब आप खुद ही समझो कि एक्टिव होगा तो पैसिव बनेगा, पैसिव होगा तो एक्टिव बनेगा। उसकी चर्चा विस्तार से, बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे जब पैसिव वॉइस टॉपिक बनाएंगे। यहाँ पर अब बनाना है नरेशन। आप देख रहे हैं किसका प्रयोग किया गया है, एलास का प्रयोग किया गया। एलास एक दुख को प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन शब्द है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दी ओल्ड लेडी, सेड को चेंज करना है बच्चा, सिर्फ सेड को, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो कर दिया, या ग्रेफ भी हो सकता है। अब पीछे क्या बचा है, टू मी पूरा लिखा जाएगा। जो काम आपने लेटेस्ट में प्रपोज्ड के साथ किया था वही काम आपको यहां पर भी करना है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ सकता है, इसीलिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है।
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिला तो कंजक्शन क्या चाहिए, कंजक्शन दैट चाहिए, दैट कंजक्शन हो गई। अब आप जानते हैं कंजक्शन लगते ही कॉमा क्या हो जाता है, कॉमा ओपन हो जाता है। सबसे पहला शब्द कॉमा खुलने के बाद हमको क्या मिला है, एलास मिला है ना। अब एलास को देख के ही तो बच्चा ये सब लगाया है, इतना जो हमने लगाया है एक्सक्लेम विद सारो या एक्सक्लेम विद ग्रेट, किसको देख के लगाया, एलास को। तो एलास का काम तो खत्म। क्या मिला, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट बदलेगा लेडी से, लेडी क्या हो जाएगी फेमिनाइन जेंडर में सी, इज एम आर वॉज वर्ब में सी के साथ क्या लग जाएगा वॉज, और आगे वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, सी वॉज रून्ड, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले आप बात आपको समझनी है कि सेंटेंस को पता करना है। अगर ये सेंटेंस को एलास हटा लिया जाएगा तब सेंटेंस कैसे बनेगा, जरा मैं आपको रिवीजन करा दूं, तब असर्टिव चला जाएगा तब मालूम इसका बच्चा क्या बनेगा, दी ओल्ड लेडी टोल्ड मी दैट, अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सी वॉज रून्ड, ये अंतर आ जाएगा अगर इस वाले सेंटेंस में कोई भी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। एलास लगा हुआ है तो पहला वाक्य बनेगा, एलास को हटा लेंगे तो उसी का दूसरा वाक्य ये बनेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो जो मैंने बताया था तो बच्चों ने बोला कि सर लिखने के बाद थोड़ा सा टाइम हो जाएगा 3-4 सेकंड का सेंटेंस को समझने का, इसीलिए मैं ले रहा हूं। आप आराम से देख लीजिए सेंटेंस को, अगर कोई दिक्कत हो तो उसे बताइएगा, ऑफलाइन बताइए चाहे ऑनलाइन बताइए, जैसे भी बताएंगे हम आपको सोल्यूशन जरूर भेजेंगे। ठीक, ये बात होगी एलास की। अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अपलाउडेड का प्रयोग करना है। अपलाउडेड वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। अपलाउडेड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट में आता है। जैसे लिखा हो, जनरली एक वाक्य मैंने लिखा कि द टीचर सेड टू सुस्मिता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल डन you have secured first division marks। जरा ध्यान दीजिएगा, वेल डन दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप वेल और डन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे तो वेल में डबल एल बनेगा। अगर आप वेल्डन को एक साथ लिखेंगे तो एक एल पीछे से हट जाएगा, वेल्डन ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये ना सोचना कि सर ने गलत लिख दिया है, गलत नहीं लिखा है। जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा मैंने, अगर ऑलरेडी को आप कंबाइन करेंगे तो एक पीछे से क्या होता है, शब्द को हटा देते हैं, ऑलरेडी हो जाएगा। जैसे मिस यूज लिखा है, मिस अलग लिखो, यूज अलग लिखो, लेकिन अगर कंबाइन करना है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, तब क्या लिखेंगे, मिस यूज। ठीक, तो ये मत सोचना कि सर ने गलत लिख दिया है, गलत नहीं है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा नाउन का नियम बता देता हूं। सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो चर्चा होगी, लेकिन फिर भी ध्यान दे, पीछे एक शब्द लिखा हुआ है मार्क्स। मार्क के दो अर्थ आते हैं, एक मार्क लिखा हुआ है ऐसे और एक मार्क्स लिखा होता है। ये बात आप लोग समझ लें, अगर कभी भी मार्क लिखा होगा तो उसका मतलब नंबर से नहीं आता है, अर्थात जो आपके जितने नंबर आते हैं 2, 4, 5, 6 जितने भी नंबर आते हैं पेपर में, चाहे वो 100 का हो 50 को, अगर नंबर से परटेनिंग वो लिखा हुआ है शब्द तो वो हमेशा मार्क्स ही लिखा जाएगा, चाहे आपका ओनली 1 नंबर आया हो। अगर आपके एग्जाम में केवल एक ही नंबर लिखा हुआ है तब भी उस शब्द को डिनोट करने के लिए मार्क्स का ही प्रयोग करेंगे। अब ये ना सोचना कि 1 तो सिंगुलर है तो मैं मार्क कर दूं, नहीं हो जाएगा। अगर आपने मार्क कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा निशान लगाना। जैसे मैं किससे लिख रहा हूं, ये क्या है, मार्कर है ना, तो मार्कर की स्पेलिंग क्या होती, मार्कर हो गया। मार्क मतलब निशान लगाने वाला, ER लग जा रहा है तो करने वाला हो जाता है, तो बन जाएगा निशान लगाने वाला। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मार्क्स लिखा हुआ है ये मार्क्स, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये नंबर को डिनोट कर रहा है, मतलब अंकों को डिनोट कर रहा है। तो मार्क ना करना, हमेशा जब शब्द होगा, अगर निशान लगाना वर्ब होगा, ये वर्ब होती है, ये नाउन होती है। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो ये समझ लिए, मार्क मतलब होता है वर्ब और मार्क्स जो है वो आपकी एक नाउन है। ठीक है ना।
नाउन और वर्ब में बहुत डिफरेंस हो जाता है कि कंफ्यूजन भी रहती है कि कहाँ नाउन कहाँ वर्ब, तो आगे चर्चा होती रहेगी। लेकिन इस वाले सेंटेंस का नरेशन बनाना है, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कॉपी में भी और दिमाग में भी, हाँ आपको काम में आएगा। ठीक, अब दिए हुए सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट बनाना है। आप लोग देख रहे हैं कि किस इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है, यहां पर इंटरजेक्शन वेल डन का प्रयोग हुआ है। वेल डन के लिए मैंने क्या बताया है, द टीचर हो गया। अब सेड टू पूरा बदलेंगे क्योंकि अपलाउडेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सकर्मक क्रिया, तो क्या हो जाएगा अपलाउडेड। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सुष्मिता। ठीक, इतना करने के बाद डायरेक्ट कंजक्शन नहीं लगानी, पीछे आपको एक एडिशनल वर्ड सेइंग का प्रयोग करना है। सेइंग लगा दिया, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिला तो कंजक्शन, कंजक्शन में क्या चाहिए, दैट चाहिए। फिर पुराना नियम, कंजक्शन लगाने के बाद कॉमा ओपन कर दो, ओपन कर दिया, क्या मिला, वेल डन। वेल डन के लिए ही तो लगाया है ना, वेल डन के लिए ही तो सब लग रहा है, तो वेल डन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर यू मिला, आगे आप जानते हैं सेकंड पर्सन सुष्मिता से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। सिक्योर्ड, फिर फर्स्ट, फिर डिवीजन, फिर क्या लिखा हुआ है, मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे सेंटेंसों को करना है ना। अब ये हो गई बात, समझ लीजिए। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल आपका दूर कर देता हूं कि यहां तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मैंने सुष्मिता लिख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट ना लिया हो तब फिर मैं क्या लिखूंगा, तब मैं ये लिखूंगा। देखो ये हो गया ना, समझ लीजिए क्या करना है बेटा, वेल्डन देख करके आपको इतना लगाना है, अपलाउडेड, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा सुष्मिता, फिर सेइंग का प्रयोग करना है, उसके बाद कंजक्शन में दैट का प्रयोग करना है। आगे की कार्यवाही आपको मालूम है कैसे क्या इंटरचेंज करना है, लेकिन इतना हिस्सा आपको जरूर समझ लेना है। किसके केस में, ब्रेवो और वेल्डन के केस में। ठीक, अब एक सेंटेंस में दिखा दो जिसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पर तो ऑब्जेक्ट सुष्मिता लिखा है तो मैंने लिख दिया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस को कैसे बनाना है, देखिए जरा, उस सेंटेंस को वैसे बनाना है। अब लिखा हुआ है जैसे प्रशांत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, फिर यू डिड इट वेल। छोटा सेंटेंस है लेकिन इसमें दिमाग लगेगा आपका, जरा समझिएगा। फिर इस्तेमाल हुआ है क्या, ब्रेवो इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रशांत, फिर अपलाउडेड लिखा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपलाउड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है जो कि आपके पास है नहीं, तो आपको ध्यान दीजिए पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे आपका एक यू लिखा हुआ है। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से तब भी तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेकंड पर्सन यू को चेंज करना हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या मानना है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर। आप जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसको यहां पर मेंशन कर देना है। हिम मानेंगे तो हिम लिख देना है, हर मानेंगे तो हर लिख देना है, मी मानेंगे तो मी लिख देना है। हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आगे क्या लगाना है, सेइंग, फिर कंजक्शन में क्या लगाना है, दैट लग गया, कॉमा खुल गया, क्या मिला, ब्रेवो हट जाएगा, यू माना ना। अगर तुम यहां पर हिम मानोगे तो यू बदलेगा, हिम से तो क्या आ जाएगा, ही। हर मानोगे तो क्या आ जाएगा, शी। मी मानोगे तो क्या आ जाएगा, आई। आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो क्या मिला है, डिड। कंफ्यूजन न करना क्योंकि डिड जो है वो दो काम कर सकता है, मतलब डिड का प्रयोग बेटा एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है और डिड का प्रयोग एज अ मेन वर्ब भी होता है। क्योंकि मालूम है ना, डू सेकंड फॉर्म में क्या होती है, डिड, थर्ड फॉर्म में क्या होती है, डन होती है ना। तो ये बताओ कैसे पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, नहीं मालूम चल रहा है, उसका तरीका मैं आपको मालूम होना चाहिए। क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी शब्द हेल्पिंग वर्ब होगा तो बच्चा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग जरूर से जरूर होगा, है ना। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि अगर मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट की डिड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी हुई है तो ये सेंटेंस को या तो नेगेटिव होना चाहिए था या तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए था।
क्योंकि अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिड है सहायक क्रिया के रूप में उसका प्रयोग तभी होता है जब सेंटेंस या तो नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, या तो प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव हो, और दोनों ही स्थितियां इस सेंटेंस में नहीं है। मतलब ये नेगेटिव भी नहीं है और ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो मतलब दोनों नहीं होगा तो सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। अफर्मेटिव है, चलो अफर्मेटिव है तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। और सेकंड फॉर्म कहाँ जाती है इंटरचेंज होके? हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो क्या लगेगा? हैड, डिड की थर्ड फॉर्म डन। ठीक, समझ में आया ना? हैड कहां से आ गया भैया? सेकंड फॉर्म डिड हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाती है, तो हैड डिड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। पीछे क्या लिखा? इट, थर्ड पर्सन, नो चेंज। वेल आपका एडवर्ब वो भी नो चेंज, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था। सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रशांत सेड ब्रेवो यू डिड इट वेल। तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्यों लिखना है उसकी वजह समझ लीजिए। अपलाउडेड आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक, उसके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चाहे आप थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर मान सकते हैं तो हिम माने उसका ही कर देना, हर मान के चले तो सी कर देना, मी मान के चले तो आई कर देना। तीनों पॉसिबिलिटीज, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तीनों मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपके एग्जाम पेपर में जो लिखा हो, ऑप्शन बेस्ड पेपर रहता है कंपटीशन वालों का, तो जहां पर आप देखो ग्रामर 4 ऑप्शन होते हैं, छोटी छोटी चीजें गलती। हमेशा कंजक्शन के बाद वाले हिस्से को देखना, उसमें जिस वाले वाक्य में नो एरर हो उसी को टिक करना। ठीक, और बाकी दिमाग ना लगाना। जिसमें ग्रामेटिकल गलती ना हो, कंजक्शन वाले भाग में गलती ना हो, उसी वाले भाग को सही करना है। समझ में आया ना? ठीक, अब एक सेंटेंस में आपको दिखा देता हूं कि कैसे वाक्य में पता चलेगा कि भैया आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य होने के लिए भी मैंने शब्द लिखाया हुआ है। शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल में कैसे पता चलेगा। ठीक, जैसे लिखा हुआ है, चलो शुरुआत में ही लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है गुड हीवेंस, फिर लिखा हुआ है आई हैव ड्रॉप्ड माई कीज, कॉमा क्लोज, सेड रंजन टू विकास, रंजन टू विकास। अब समझिए जरा, उल्टा कर देने से कभी कभी बच्चों में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाती है कि रंजन सब्जेक्ट है कि विकास सब्जेक्ट है। अगर आपको लग रहा होगा कि दोनों मैस्कुलिन जेंडर दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपको, रुक जाओ, आपकी समस्या थोड़ी बढ़ा देता हूं। विकास को हटा करके मैं यहां पर पूजा लिख देता हूं। ठीक, अब क्या करना है, कैसे पता चलेगा? देखो सारे नियम मैंने आपको बता रखे हैं कि ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन देखा करो। सेंटेंस जैसे जनरली क्या लिखा होता है? आई सेड टू हिम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? बताओ। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है? प्रीपोजिशन के बाद ही तो लिखा होता है। तो यहां पर प्रीपोजिशन टू लगी है कि नहीं लगी? देखो, तो ऑब्जेक्ट क्या हो? पूजा ही तो ऑब्जेक्ट होंगी, है कि नहीं ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में रंजन को ना ले लेना, ऑब्जेक्ट टू के बाद ही लिखा होगा। ठीक, इसलिए मैं आपको ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें जरूर बता देता हूं कि यही नहीं समझ में आ रहा कि भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां है तो इंटरचेंज कैसे करेंगे? इंटरचेंज ऐसे करेंगे। ठीक, चलो बनाना है तो बनाओ। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? रंजन। अब सेड को चेंज करना है, ऊपर क्या लिखा है? गुड हेवेंस, तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर का प्रयोग कर सकते हैं या सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीछे क्या लिखा हुआ है? टू पूजा, टू पूजा। कंजक्शन में क्या लगेगा? दैट, इतना तो पता चल गया, दैट लग गया, कॉमा खुल गया, गुड हेवेंस हट गया, आई मिला सब्जेक्ट से। अगर तुम पूजा मानोगे तो बेटा यहां से ही कर दोगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
सब्जेक्ट क्या है, रंजन, रंजन से बदलोगे, रंजन एक मैस्कुलिन जेंडर है तो क्या हो जाएगा, ही, हैव का हैड थर्ड फॉर्म नो चेंज में रहती है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड, आई का पजेसिव माई लिखा हुआ है, अब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, क्या हो गया, ही, तो ही का पजेसिव हिज, पीछे क्या लिखा हुआ है, केज, आगे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। सेंटेंस को ऐसे करना है, ध्यान दे रहे हैं ना, आपको ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन ना रखना, टू के बाद जो लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। इधर से रंजन सेड टू पूजा ऐसे भी हो सकता है, सेड रंजन टू पूजा ऐसे भी हो सकता है रंजन का प्रयोग सेड के आगे कर दिया हो, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे उल्टा लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन अब तो नहीं रहेगी ना, कैसे नहीं रहेगी कि टू के बाद जो लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट्स इट, ठीक। तो गुड इवेंट्स लिखा हुआ था, सेड किसमें चला गया, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। एकेडमिक वाले ध्यान दें, दोनों लिख के नहीं आने हैं, एग्जामिनेशन पेपर जब आपको मिले तो उसमें आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको बहुत आता है, एक शब्द लिख के आना है, दोनों लिख के ना चले आना, ठीक। वंडर लिखना है, सरप्राइज लिखना, पीछे क्या लिखा होगा, टू, जो ऑब्जेक्ट हो तो पूजा, कंजक्शन दैट, आई बदला रंजन से ही, हैव का हैड, ड्रॉप्ड, आई का पजेसिव माई, तो ही का पजेसिव हिज, कीज, इतना आपको करना है, ठीक है ना। ये सेंटेंस एक एक एग्जाम्पल सबके लगभग हो गए हैं। तब मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो शब्द लिखा हुआ है वो किस में जाएगा, ठीक। इसके बाद वाले टॉपिक जो है उसमें हाउ और व्हाट का प्रयोग करना है, हाउ और व्हाट के लिए भी एक उसी में कंबाइंड में आपको एक लिस्ट बना देता हूं कि मान लो गुड इवेंट्स लिखा है तो किस में जाएगा, सरप्राइज में जाएगा कि सारों में जाएगा कि जॉय में जाएगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है भाई, सबके साथ होता है, कभी हम लोग पढ़ाते हैं, कभी कभी हम लोग के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग तो बच्चे ही हो, कंफ्यूजन होना लाजमी है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल परफेक्शन वाला काम होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूं ताकि आपको कभी कोई गड़बड़ ना लगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान, इतना काम मैं आपके लिए किए देता हूं। हाँ बच्चों देखो, ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दी है, इधर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन कि आपको क्या भाव लगाना है, सरप्राइज का, जॉय का, डिलाइट का, सारो, ग्रेफ या अप्लाउज का। कौन कौन से शब्द इंटरजेक्शन में इस्तेमाल होंगे, हाउ होगा, वॉट होगा, गुड हेवेंस होगा, ओहो भी हो सकता है, गुड ग्रेसियस, ये भी शब्द आजकल नया मार्केट में आया तो वो भी लिख दिया है, गुड ग्रेसियस, ठीक। हुर्रा हो सकता है, आ हो सकता है, एलास, आ, ब्रेवो, वेल्डन, ये सब मैंने आपको भी पढ़ा दिया है। अब कौन से शब्द इनडायरेक्ट में प्रयोग होंगे वो देख लीजिए। हाउ के लिए जो पहली लाइन लिखी है ये वाली वो हाउ के लिए है, और लास्ट जो लिखी है सेकंड वाली है वॉट के लिए है। हाउ अगर लिखा है तो भी मैं बताऊंगा कैसे क्या चेंज होना है, वेरी में, मच में या वेरी मच में, ग्रेट, वेरी ग्रेट या ग्रेटली में। गुड इवेंट्स हो, ओ हो या गुड ग्रेसियस हो, दोनों के लिए क्या लगेगा, विद सरप्राइज और विद सरप्राइज। इधर आओ, हुर्रा हो या आ हो वो विद जॉय लगेगा या क्या लगेगा, हैप्पीनेस लगेगा। एलास हो या आ हो विद सारो लगेगा या ग्रेफ लगेगा या रिग्रेट भी लगा सकते हैं। ब्रेवो हो, वेल्डन हो तो कैसे चेंज करना है, अपलाउडेड के साथ ऑब्जेक्ट में और सेइंग में बदलना है। ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत से बनाया है, बहुत टाइम लगा सेट करने में कौन शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, तो पूरे एक्सक्लामेटरी वर्ड का निचोड़, सेंटेंस को निचोड़ करके इतना तैयार किया गया है। बाकी आगे तो सब में एक्सक्लेम्ड, 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 एक्सक्लेम्ड तो सब में लगा लेंगे, कंजक्शन दैट सब में लगा लेंगे, आगे का इनडायरेक्ट तो चेंज कर लेंगे, लेकिन इंटरजेक्शन को, किस वर्ड को किस में चेंज करना, ये मैंने आपको एक लिस्ट बना दी है, तो इसको जरूर जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें अब इतना हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप बी की ओर, ठीक, टाइप बी की ओर बढ़ेंगे। चलो सेंटेंस को बढ़ाते हैं टाइप बी की ओर, जिसमें हाउ और व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में बेटा बिल्कुल दिमाग, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा सब खोल के बैठना, दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा भाई। अभी तक मजा आया है तो एक्सक्लामेटरी में भी आएगा, क्योंकि एक्सक्लामेटरी टॉपिक जो है वो इनडायरेक्ट का कठिन सेंटेंस माना जाता है, कठिन टॉपिक है, क्योंकि इसमें नियम भी लगते हैं, उसके साथ लॉजिक भी लगाना पड़ता है। लेकिन आप लॉजिक मत सोचिए, मैं हूं तो मैं आपको नियम बताऊंगा, वही लॉजिक समझ लीजिएगा। जो हम फॉर्मूले बता देंगे बेटा कभी गड़बड़ नहीं, वो हमेशा अंडरस्टूड कर लो कि मानस सर ने बताया तो मतलब यही होगा, इंग्लिश मीन्स मानस सर, ठीक। आओ अब एक हेडिंग क्या पड़ेगी जिसमें हाउ या व्हाट से शुरू होगा,
तो पहली ही कंफ्यूजन में आपको हटा देता हूं कि हाउ या व्हाट लग जाने से बेटा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन जाएगा। ये ना सोच लेना कि हाउ और व्हाट उसमें भी लगते थे तो इसमें भी लगेंगे। कैसे पता करेंगे कि भैया इंट्रोगेटिव है कि नहीं? तो बिल्कुल आप वन लाइनर फार्मूला, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, सीधा सा वन लाइनर फार्मूला। हाउ और व्हाट बोलो क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है? जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं? तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन वर्ड लगा है तो भैया ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं? तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अगर वाक्य में कभी भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, और उसके तुरंत बाद अगर वर्ब आई है, अब वर्ब में बेटा वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है ना, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है ना, और वो क्या हो सकती है? मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तभी वो सेंटेंस बेटा इंट्रोगेटिव कहलाएगा। बाकी और किसी भी स्थिति में वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं कहला सकता है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने इनडायरेक्ट किया था। जब क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बनते थे तो उसके बाद क्या लगा देते थे? सब्जेक्ट लगाते थे। तो बताओ वो सेंटेंस क्या क्वेश्चन मार्क समाप्त होता था? मतलब इनडायरेक्ट में जब आपने क्वेश्चन वर्ड वाले नरेशन किए हैं तो उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन मार्क समाप्त होता था क्या? नहीं ना। कहां समाप्त होता था? फुल स्टॉप पे। मतलब वो असर्टिव है। तो इन शब्दों के तुरंत बाद अगर वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब में वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो चाहे मेन वर्ब हो, तभी वो वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब भूले तो नहीं, वो शब्द जिसको सिंगुलर में या प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या? जिसकी कम से कम 3 या 4 से ज्यादा 5 फॉर्म बन जाएं, वो क्या कहलाएंगी? मेन वर्ब कहलाएंगी। इन दोनों का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद है, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ऐसी स्थिति यहां पर नहीं आएगी तो मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? एक्सक्लेमेटरी में। इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूं, बहुत ही अच्छी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। ये ठीक है ना? नोट करते रहिएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप इकट्ठा करते रहिए, आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे तैयार हो जाएगी, ये नहीं पता चलेगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट ए हॉरेबल सीन। मैंने क्या लिखा? व्हाट ए हॉरेबल सीन लिखा ना मैंने? लिखा। अब जरा ध्यान दो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, ये ग्रामर का एक एक्सेप्शन है। मैंने क्या लिखा? ये ग्रामर का क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाद। अपवाद मतलब जो नियमों को ना माने। अब बोलो भला ये एक्सेप्शन क्यों है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्सेप्शन क्यों है? ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इस टाइप के सेंटेंस पूरी ग्रामर में एक ही प्रकार के ऐसे वाक्य होते हैं जिनको लिखने में किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, ये सेंटेंस ऐसे हैं जिसको लिखने में किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। इनको छोड़ दो, आज तक ऐसे कोई वाक्य नहीं बने हैं जिसमें कोई ना कोई वर्ब ना लगी हो। वर्ब तो लगी ही होगी, लेकिन इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। कैसे? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो, व्हाट वर्ब है, आ वर्ब है, हॉरेबल वर्ब है, सीन वर्ब है। कोई वर्ब है क्या? वर्ब नहीं है ना। तब भी ये देखो, ये बिना वर्ब के सेंटेंस लिखा हुआ है, अर्थात ये किस में आएगा? ये ग्रामर के एक्सेप्शन में आएगा, अपवाद में आएगा। ठीक। अब इस सेंटेंस को मान लो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे बनेगा? उसका तरीका बिल्कुल आसान मैं आपको बता देता हूं। इसी सेंटेंस को चलो कन्वर्ट करते हैं। हमने आगे लिख दिया कि पंकज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए हॉरेबल सीन। अब देखो, इस वाले सेंटेंस का बनाना है इनडायरेक्ट, तो अपवाद वाली लाइन को हटा देते हैं, फिर इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। अब चलो, व्हाट वालों को इंटरजेक्शन में कैसे चेंज करना है मैं पीछे एक लिस्ट बना चुका हूं। ध्यान नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से देखो। इधर कोने पे लिखा होगा, इधर लिखा होगा। ठीक। तो इसमें करना क्या है? तो पहले क्या लिखोगे? पंकज सेड के स्थान पे क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड लिखा। अब विद सरप्राइज में जा रहा है, विद सरप्राइज। इतना समझे कि नहीं समझे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मुझे क्या चाहिए? कंजक्शन, दैट लगा दिया। अब समझो, ग्रामर का रहस्य यहां पर शुरू होता है।
लाला जहां कंजक्शन लगती है उसके तुरंत पीछे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। जहां सब्जेक्ट लगता है उसके तुरंत पीछे क्या आते हैं? वर्ब आती है। ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैंने कई बार बोली है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मैंने कहा मैं बोलता रहूंगा जब तक आपको नहीं आएगा। एक ना एक दिन, जिस दिन दिमाग एक्टिव होगा, मैंने ये बात बोली, दिमाग में बैठ गई तो जिंदगी में नहीं उतरेगी, और नहीं उतरेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अभी मैंने क्या बताया समझिए जरा। एक मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूं। मैंने क्या लिखा कि सब्जेक्ट बराबर वर्ब, ये मैंने लिखा, सब्जेक्ट बराबर वर्ब। इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? और मिलकर प्रयास करते समझने का। अगर मैंने कहा इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, मालूम है कि नहीं मालूम है? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज आल्सो प्लूरल। ये तो बात बहुत छोटी सी है, दैट में कंफ्यूजन ना दैट ऊपर कंजक्शन के लिए लिखा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो हाँ, होते हैं ना। मैंने कहा देखो कक्षा 2 में पढ़ा होगा, देखो समझो, वहां पर हटा दिया जाता था, मैं समझा रहा हूं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक लिख दिया। मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, आप सीख लीजिए कि शब्दों का प्रयोग तो का है। राम के साथ इज लगा है, काहे लगा है भैया? क्योंकि राम मेरा कैसा सब्जेक्ट है? राम मेरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? सिंगुलर है, तभी तो इज का प्रयोग किया गया, क्योंकि इज भी मेरी क्या होती है? एक सिंगुलर वर्ब होती है। बोलो होती है कि नहीं? क्या मैं इस स्थान पे ऐसे लिख सकता हूं कि राम आर ए गुड बॉय? नहीं लिख सकता ना। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसे लगा दियो भैया? प्लूरल लगा दियो, गड़बड़ हो जाएगा। बहुवचन की क्रिया है, कर्ता एक वचन है। हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इसलिए कभी कभी हिंदी बोल देता हूं, उसमें माइंड ना करिएगा। अब यहां पर मैं इज का ही प्रयोग करूंगा तभी ये सही सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब मुझे बताओ, अगर वाक्य से मैं वर्ब को हटा लूं तो ये क्या कोई सेंटेंस बना? नहीं बनाना। क्यों नहीं बना? क्योंकि सेंटेंस की परिभाषा याद करिए। क्या होता है सेंटेंस या वाक्य? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसको पढ़कर पूर्ण भाव पता चल जाए कि लेखक क्या कहना चाहता है, वाक्य कहलाता है। राम अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, मतलब क्या है? था, होगा, नहीं होगा का मतलब है। अगर वर्ब नहीं लिखी जाएगी तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। कर्ता क्रिया के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार। अब इधर आओ, वाक्य में अगर वर्ब नहीं होगी तो वाक्य में सब्जेक्ट भी नहीं होगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वाक्य में सब्जेक्ट भी नहीं होगा। नहीं होगा ना। अब समझते जाइए, ये सेंटेंस अपवाद में क्यों आता है? क्योंकि बच्चा इमा वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, और मुझे कंजक्शन के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। ओ के बाद क्या लगानी है? वर्ब। अरे कर्ता और क्रिया लगानी पड़ेगी, और दोनों चीजें आपके पास नहीं है। नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं? वर्ब नहीं होगी तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये बात पता चली कि नहीं चली? लेकिन कंजक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये भी बात सही है। अब क्या दोनों कंट्राडिक्ट हैं कि भैया जो दो चीजें मुझे चाहिए इनडायरेक्ट को पूरा करने के लिए, वही दो चीजें नहीं हैं? कैसे होगा? अब यहां पर होगा एक मैजिक, जादू। क्या? ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। याद करने का तरीका देखिए। CSV क्या लिखा मैंने? C, फिर क्या लिखा? S, फिर क्या लिखा मैंने? V। CSV मतलब C फॉर कंजक्शन, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब हो जाएगा। इसको बोलते CSV, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इतना मैं हटा रहा हूं, दिमाग में नहीं, दिल में, गुर्दे में, फेफड़ा, लीवर, जौन है सब में लगा दो, सब हर जगह अंग्रेजी ही होनी चाहिए। इतना कर दिया मैंने। अब देखो, कंजक्शन के रूप में मैं क्या लगाऊंगा? कंजक्शन के रूप में मैं दैट लगाऊंगा। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, वो नहीं है। तो आपको बेटा मान के चलना है कि इमेजिनरी सब्जेक्ट को कंज्यूम करना है, इट को, और एक वर्ब इज को। ये पेपर में नहीं लिख देना है, एकेडमिक वाले ध्यान दें, पेपर में लिखना नहीं है, मान के चलना है। अब कंजक्शन के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। वो क्या माना है? इट। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इट का क्या हो जाएगा? इट।
एज का क्या हो जाएगा, वॉज आ, हो गया। अब यहां पर दूसरा नियम लगेगा, अब यहां पर दूसरा नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप समझते जाइएगा। सारे नियम एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक नियम आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा। अगर वाक्य में हाउ या वॉट लगा है तो बेटा उसको चेंज करना है वेरी में या ग्रेट में। हाउ को वेरी में, वॉट को ग्रेट में नहीं। हाँ मुझे मालूम है कुछ लोगों ने ऐसे ही सोच लिया होगा कि भैया हाउ बराबर वेरी लिखा है तो हाउ को वेरी में, वॉट बराबर ग्रेट लिखा है तो वॉट को ग्रेट में। ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगा, रटना नहीं है। हाउ या वॉट को वेरी या ग्रेट में। कंफ्यूजन बढ़ रही क्या? आप तो कहे सर जी कंफ्यूजन बढ़ाया दियो, अभी हम नियम बना लिया रहे अपना कि हाउ के बराबर वेरी, वॉट बराबर ग्रेट। अब बता रहे हो कि दोनों की जगह कोई दोनों में से एक। आप तो कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो। बढ़ा नहीं रहा हूं, कम कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। कैसे? ऐसे समझो बेटा, वेरी एक आपका एडवर्ब है। मैंने बताया कि जितने भी शब्द लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते ही आते हैं, याद है कि नहीं। और ग्रेट उसी तरीके से आपका एक एडजेक्टिव है, मालूम है कि नहीं। ठीक, इतना तो मालूम हो गया। तो लगेगा क्या, अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है? इधर आओ, कहां पे समाप्त हो रहा था? सीन पे। बोलो सीन नाउन होगी कि नहीं? बोलो क्यों? नाउन बराबर क्या? सी, फील और टच। नाउन बराबर क्या? सी, फील और टच। बताया है ना। अब ध्यान दो, सीन का मतलब क्या होता है? दृश्य। दृश्य को आप देख सकते हैं ना, तो ये नाउन हो गया कि नहीं हो गया? नाउन हो गया। नाउन के आगे जो लगता है बोलो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। नाउन के आगे जो लगेगा वो एडजेक्टिव होगा, मतलब एडजेक्टिव मेरे पास है। नाउन के आगे एडजेक्टिव मेरे पास है। अब मुझे ये बताओ कि एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। एक वीडियो में मैंने एडवर्ब बराबर एडवर्ब सिद्ध किया है ना। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो विशेषण और क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण मौजूद है तो आपको क्रिया विशेषण चाहिए, तो अब हाउ किसमें बदल, वॉट किसमें बदलेगा? वेरी में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? वेरी हॉरेबल सीन। समझो जरा, क्या इस वाले सेंटेंस में मैं वेरी के स्थान पे ग्रेट लिख सकता था क्या? मेरी ना माने आप पीछे से क्वेरी करें। सीन नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव होना चाहिए। भैया यहां तक तो सही हो गया, लेकिन एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब लगना चाहिए। अगर आपने ग्रेट लगा दिया तो ग्रेट भी क्या होता है? एडजेक्टिव। आपने एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव लगा दिया, जो गलत है। एडजेक्टिव के आगे क्या लगेगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वेरी। इसलिए सेंटेंस अब सही है, ग्रेट नहीं हो सकता। समझे ना। एडवर्ब एडजेक्टिव के आगे लगता है तो हॉरेबल एडजेक्टिव हो गया, तो एडवर्ब मेरा वेरी हो जाएगा। ये सीक्वेंस होना चाहिए जो बना हुआ है। आन, आन याद रखें आप, आन। एक पिक्चर भी थी शायद आन करके ना, हाँ जो भी रहा हो। नाउन बिफोर, एडजेक्टिव बिफोर, एडवर्ब। फिर नाउन बिफोर, एडजेक्टिव बिफोर, एडवर्ब। ये सब याद रखो। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, सेंटेंस में आपको काम में आएंगी। अब यो नियम न बना लेना भैया कि हाउ या वॉट वेरी ही में जाएगा, ग्रेट नहीं लगेगा। उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे करेंगे। बैलून तो नहीं आएगी जो मैच देख रहे हो? पिछली बार आ गया है, ये काट दियो यार सब। चलो आगे देखते हैं। अब वेरी और ग्रेट की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए जरा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि द मैनेजर सेड। हाँ यहां पर मैं बोलूं तो मुझे याद आ गया, कभी कभी भैया ये दा होता है, कभी कभी भैया ये दी होता है। ये कहां दादी वाला क्या सिस्टम है? कहां दा कहां दी, रटना नहीं है ना। वीडियो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, दा और दी में इतना लंबा एक्सप्लेनेशन किया है कि ये होगा तो दा, ये होगा तो दी। कुछ नहीं, कुछ हो नहीं है। अगर दा के पीछे पहला लेटर वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन दी, पहला लेटर कॉन्सोनेंट, प्रोनाउंसिएशन दा, खत्म।
हो गया, यह नियम है, अब ज़्यादा परेशान ना हो। पिक्चर खत्म होती है लिख के क्या आता है लाला, लिख के आता है दी इंड। तो एक दी क्या है पढ़ रहे हो, एक के लिए पढ़ रहे हैं कि जहां से शुरू हुआ है दूसरा लेटर वो क्या है, क्या है, वॉवेल है, इसलिए दी पढ़ा गया है। अब मैंने कहा ये लिखा हुआ है, अब बताओ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दा होगा या दी होगा। अरे भैया इसका प्रोनाउंसिएशन दी नहीं हो सकता है, क्या होगा, दा, क्योंकि पहला लेटर बी एक कॉन्सोनेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें, ये सारे नियम मैं आपको बताता रहूंगा, परेशान ना होइए। अब तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा ही पहुंचेगा। एक बहुत मुझे खुशी हो रही है, तो खुशी जो होती है अपने घर के लोगों के साथ बांटनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो इसके पहले वाले वीडियो को मैंने डाला है इंपरेटिव सेंटेंस में, उसमें कभी आवाज़ का इश्यू था, मुझे बच्चों ने बताया, तो प्रयास किया गया कि इस बार ना हो, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को नकारते हुए बच्चों ने इतना सपोर्ट दिया हुआ है कि मेरा जो उसमें वॉच टाइम करके कुछ आता है, यूट्यूब स्टूडियो भैया हमारे मित्र ने डाउनलोड कराया, तो बोले कि इसमें देख लेना है कि तुम्हारा जो तुमने वीडियो डाला है वो किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। तो उसमें 4.2 के मिनट दिखा रहा था मेरे वीडियो को वॉच टाइम, लास्ट वीडियो को। और ये बहुत हम लोगों के लिए जो अभी नया नया इस क्षेत्र को ज्वाइन किए हैं उनके लिए इतना बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। और उसके व्यू जो है वो व्यू 2.7 के लास्ट शायद 14 डेज़ का मैं बता रहा हूँ। लास्ट 14 डेज़ उसमें कई कैटेगरी आती हैं, लास्ट 14 डेज़ में जितने भी मेरे वीडियो हैं उनका ये व्यू गया हुआ है। तो ये मेरी मेहनत तो है ही भाई, आप लोगों की बहुत मेहनत है, उसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो आपने लगाव दिखाया है हम जैसे छोटे लोगों के लिए जो अब नया नया इस क्षेत्र में उतरे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना। और चलो शुरू करें। क्या मैं बता रहा था एक सेंटेंस को, जैसे कि चेंज लिखा हुआ है कि द मैनेजर, दा क्यों, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉट आ डील, ठीक है ना। चलो बनाओ, अब तो आप लोग समझदार हो गए ना। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा सकते हैं, फीलिंग का मतलब नहीं रहता है, जॉय भी लगा सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक। कंजक्शन में क्या आ जाएगा, दैट, फिर वही फार्मूला पीछे वाला, एक सब्जेक्ट मानोगे तो इट, इज का वॉज आ। अब डील मतलब क्या होता है, समझौता करना, व्यवसाय करना, बहुत सारी चीजें। आपकी एक नाउन है, अब नाउन है तो नाउन के आगे बेटा क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए ना। नाउन के आगे क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो क्या अब मैं यहां पर इट वॉज अ वेरी डील कर दूंगा। कुछ लोग कहेंगे भैया पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा। अरे पढ़ने से मतलब नहीं होता, ग्रामर से मतलब होता है। पढ़ने में कहाँ नहीं अच्छा लग रहा, पढ़ने में अच्छा का मतलब क्या, टेस्ट थोड़ी करना है। अब इसमें देखो वेरी डील क्यों नहीं हो सकती, समझिए जरा, ग्रामर समझिए। डील तुम्हारी बेटा एक नाउन है, नाउन के आगे नियमानुसार लगना क्या चाहिए, एडजेक्टिव। लेकिन वेरी होता क्या है, एडवर्ब। पीछे वाले सेंटेंस में मैंने बताया है, कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे आके देखो। नाउन के आगे तुमने क्या लगा दिया, वेरी। वेरी लगता है लेकिन वो कहाँ लगता है, एडजेक्टिव के आगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है कि नाउन के आगे एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब लगेगा। सीधा फांद के नाउन के आगे एडवर्ब नहीं लगाना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो नाउन के आगे क्या लगेगा, एडजेक्टिव। और बेटा एडजेक्टिव क्या होता है, ग्रेट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट वॉज अ ग्रेट डील। ऐसे करना है सेंटेंसों को, रटना नहीं कि ना व्हाट हो तो ये लगाना है, हाउ हो तो ये लगाना है। जो चीज की जरूरत हो, जैसी डिमांड हो वैसे ही सप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस ऐसे हो गए कि जिसमें हम सब्जेक्ट को मान रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है वाह कि जहां मानने की आवश्यकता ही नहीं होती, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो गिवन रहता है, गिवन रहता है। ये भी हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल हो सकता है। हम आपको चीजें दिखाएंगे जो आप लोग बहुत रेयर देखी होंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो सेंटेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सक्लेमेटरी, ये बेटा इनडायरेक्ट का सबसे ज्यादा टिपिकल
दिमाग को हिला देने वाला सेंटेंस है, लेकिन आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, सरस्वती माता की कृपा है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो शुरू करें, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ना, आ जाओ। लिखा हुआ है जैसे एक जनरल सेंटेंस मान लेते हैं, लिखा माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फास्ट यू आर रनिंग। कक्षा 5 का नियम मैं आपको बता दूं, वैसे ये नियम बताना तो नहीं चाहिए, सबको आता ही होगा, लेकिन फिर बता देता हूं क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। ठीक, रन लिखा बेटा, लेकिन रनिंग की स्पेलिंग में देखो डबल एन लिखा गया है। अब डबल एन क्या है लिखा गया, रन की स्पेलिंग में तो एक एन होता है ना? सब में लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे ईट लिखा मैंने तो ईट की स्पेलिंग में क्या डबल टी हो जाता है? नहीं होता। तो ये कहाँ दो हो जाते हैं अक्षर और कहाँ एक हो जाता है? मालूम है? मालूम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं मालूम तो आपके लिए नई चीज हो जाएगी। अगर नई चीज आपको इस वीडियो में कोई भी एक भी % कोई नई चीज मिले और मिलेगी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, तो आप अपने आप को शून्य मान के पढ़ें कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ। बेटा डैम श्योर आपको उस टॉपिक में, चाहे उस टॉपिक को आपने 100 बार 1000 बार पढ़ लिया हो, अगर आप शून्य होकर पढ़ेंगे तो आपको एक नई चीज जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ रखा हो, अगर आप जीरो होके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो इतने सारे सेंटेंसों में, इतने सारे नियमों में, इतनी सारी बातों में आपको कोई ऐसी चीज होगी जो नहीं लगी होगी। और अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपनी श्रद्धानुसार। बार बार ये काम बताने की आवश्यकता नहीं, हर वीडियो में मैं हर लाइन के बाद वही बोलूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें अंडरस्टूड रहती हैं। ठीक, आप अपना जैसा आपका श्रद्धा हो, एक लोगों के साथ मन हो तो एक के साथ शेयर करें, अब बहुत सारे लोगों के साथ मन हो तो सबके साथ शेयर करें। ठीक, बस आओ, तो मैं क्या बता रहा था, रन, एक वर्ड लिखा मैंने स्टॉप, फिर मैंने एक लिखा एडमिट, फिर मैंने लिखा ईट, फिर अच्छा है पहले इतना देखो, रन की स्पेलिंग में डबल एन हो जा रहा है, स्टॉपिंग की स्पेलिंग में भी डबल पी हो जा रहा है, एडमिटिंग में भी डबल टी हो जा रहा है, लेकिन ईटिंग में एक ही टी हो रहा है। इतने एग्जाम्पल लिखा, तो आप नियम बनाने की कोशिश करें, आप भी बना सकते हैं। ठीक है ना, नियम बनाते तो इंसान ही है, तो इंसान ही बनाते हैं तो आप भी बना सकते हैं। नियम क्या है? नियम ये है, नियम समझिए क्या है। ग्रामर भेदभाव नहीं करती कि रन में डबल एन करो, ईट में सिंगल टी करो। नियम होता है, वो मालूम नहीं होता तो बता देते हैं कि भैया होता ही याद कर लो, याद ना करो। देखो कहाँ अपना वर्ड देखें कहाँ समाप्त हो रहा है, एन पे। अल्फाबेट को बेटा 2 भागों में बांटा गया है कि नहीं, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट में, मालूम है ना, 5 वावेल होते हैं, बाकी 21 जितने होते हैं 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। एन बेटा एक कॉन्सोनेंट में आता है, जहां शब्द समाप्त हो रहा है उसके पीछे देखिए क्या लिखा है, यू। यू मेरा एक वावेल है, उसके तुरंत पीछे क्या देखिए आर, आर भी मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट बोलो, है कॉन्सोनेंट ना। अगर शब्द के तुरंत पीछे एक वावेल लिखा है, ध्यान से सुनो, नियम है, शब्द के तुरंत पीछे एक वावेल लिखा है तो अक्षर 2 हो जाते हैं, एक वावेल तो अक्षर 2, रनिंग। पी कॉन्सोनेंट, पीछे एक वावेल, अक्षर 2, पीछे एक वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल। भैया पूरे शब्द में वावेल नहीं देखना है, उसके तुरंत पीछे कितने वावेल हैं, एक तो अक्षर 2। अब टी के पीछे एक वावेल, उसके पीछे ई, डबल वावेल, अगर डबल वावेल तो अक्षर वही रहेगा, ईटिंग हो जाएगा। अगर एक का डबल चलता है, एक का डबल, मतलब अगर वावेल एक तो अक्षर 2 हो जाएंगे। ऐमा अपवाद समझ लो क्या है, अपवाद भी बता दें। अपवाद एक वर्ड ऐसा है, एक वर्ड क्या, जैसे लिखा हुआ है प्ले, प्ले वाई पे समाप्त हो रहा है, पीछे एक वावेल, लेकिन प्लेइंग में डबल वाई नहीं होता, ये गलत है।
अपवाद है, उसके पीछे नियम भी है। नियम क्या है? नियम ये है कि वाई बेटा आपका एक सेमी वॉवेल है, अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब इसमें कुछ लक्षण कॉन्सोनेंट के भी हैं और कुछ लक्षण वॉवेल के भी हैं, आधे वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके साथ नहीं लगता है, बाकी सबके साथ ही नहीं मिलेगा। प्लेइंग की स्पेलिंग क्या बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। ठीक, वॉवेल अभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको विस्तार में पढ़ाएंगे आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल में ही वॉवेल कॉन्सोनेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होना है, भरपूर मात्रा में, उसी के बाद। ठीक, देखा एक शब्द से इतने नियम निकल के आते हैं। चलो इसको बनाना है बेटा, तो क्या हो जाएगा कि माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद, यहां पर आप लगा सकते हैं वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं वंडर लगा देता हूं। वंडर पीछे क्या है? टू मी, तो टू मी कंजक्शन में क्या आ जाएगा? दैट। अब इस वाले सेंटेंस का बेटा आप देख रहे हैं कि टेंस बता सकते हैं ना, आर के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है, मतलब ये वाला वाक्य मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ये वाला वाक्य कहाँ लिखा हुआ है? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से लिखो, मैंने कई वीडियो में कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बच्चों द्वारा या अध्यापकों द्वारा गलत लिखी देखी है। बड़े बड़े यूट्यूबर वो गलत लिख देते हैं, CONTINUOUS, इतना। ठीक, मी हो गया। अब कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट देखो, वर्ब है तो मतलब देखो सब्जेक्ट भी है, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, मी से बदलेगा तो आई, असर्टिव बनाना है। आई के साथ वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा? रनिंग। अब फास्ट के आगे हाउ लगाना है। अब यहां पर हाउ या तो वेरी में जाएगा या ग्रेट में जाएगा, वो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या लिखा है। इसके पीछे बेटा लिखा है फास्ट, है ना। फास्ट आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट आपका एक एडवर्ब भी होता है, दोनों चीजें। तो चाहे इसको एडजेक्टिव मानेंगे तो एडजेक्टिव के आगे क्या लगता है? एडवर्ब लगता है, तब भी वेरी लगेगा। अगर फास्ट आप एडवर्ब मानेंगे तो एडवर्ब के आगे भी एडवर्ब ही लगता है, तब भी वेरी लगेगा। तो इसका क्या बनेगा? रनिंग वेरी फास्ट। मतलब नहीं समझे? समझे। देखो फास्ट जो है बच्चा दो काम कर सकता है, एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी होता है। मतलब फास्टली, फर्स्टली, लास्टली ऐसे शब्द नहीं होते। अगर एडजेक्टिव मानेंगे तब भी एडजेक्टिव के आगे बेटा क्या आता है? एडवर्ब ही तो आता है। अगर एडवर्ब मानेंगे तब भी एडवर्ब के आगे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, इसीलिए यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर मैं ग्रेट नहीं लगा सकता। अगर एडजेक्टिव मानेंगे तो एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव, वो भी गलत। एडवर्ब मानेंगे तो एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव, तब भी गलत। दोनों चीजें मान करके यहाँ पर वेरी ही सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? रनिंग वेरी फास्ट। समझ में आया ना? फास्ट एडवर्ब है, चाहे एडजेक्टिव मानो, वो के आगे वेरी ही लगेगा। अब सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे हिसाब से एक्सक्लामेटरी वाक्य अगर आप कभी भी अब करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक से लगाकर एडवांस तक सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। ठीक, ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस में आपको और देख लेता हूं, करा देता हूं। ऐसे लिखा हो, अंकित सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ये लिखा हुआ है। चलो करेंगे बच्चा, क्या करेंगे? अंकित exclaimed with surprise, पीछे क्या लिखा हुआ है? टू मोहन। अब थोड़ा सा स्पीड बना रहे हैं क्योंकि आप तो बाकी समझ गए हैं। कंजक्शन में दैट, देखो वर्ब है मतलब सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द रेन, इसका क्या हो जाएगा? वॉज। अब ब्यूटीफुल बचा। अब बताओ ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल बेटा आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिंटैक्स में एक टॉपिक आता है एडजेक्टिव, पढ़ाएंगे तो विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन अभी समझ ले एडजेक्टिव पहचानने का तरीका। जिस शब्द की बेटा डिग्री बन जाए, हालांकि हर 99% सही है, 1% अपवाद है,
जिसकी डिग्री कितने प्रकार की होती है? पीसीएस, अरे आईएएस पीसीएस नहीं कराने लगे हैं, पीसीएस मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जिसकी डिग्री बन जाए वो आपका एडजेक्टिव ही हो सकता है। अब ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब इस शब्द की डिग्री बन नहीं है तो ये मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव। अब जैसे लिखा हो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग शब्द किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग शब्द भी आपका एक एडजेक्टिव में आएगा। कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर, सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा ना। तो ये एडजेक्टिव है लाला, एडजेक्टिव है तो आपको क्या चाहिए? एडवर्ब। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वेरी, और पीछे क्या बचेगा? ब्यूटीफुल। हो गया? सही हो गया। द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आज का बेटा टॉपिक एक्सक्लेमेटरी था। प्रयास किया गया कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना, जितना मुझे याद आता बेटा मैंने सब बता दिया, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है। वीडियो एक हफ्ते में आया है, उसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। एक हफ्ते में प्रयास करता हूँ अल्लाह आने का बीच में कि 3-4 दिन में वीडियो आ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन संडे टाइम मिलता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इतना बिजी रहो कि बीच में टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो क्रिएट करने का। वीडियो बनाने में, उसके बाद एडिट करने में बेटा टाइम चला जाता है। इसलिए संडे को मैंने रखा कि संडे को कम से कम फ्री रहूँगा तो थोड़ा सा मैं वर्क करूँगा, बच्चे भी फ्री रहते हैं, थोड़ा सा बच्चे भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके पहले जो बताया सेंटेंस में फिर कह रहा हूँ, उसको मैंने महामैराथन क्लास दिया था नाम, और उस नाम को आप लोगों ने साकार किया है, उसके लिए फिर से आपका सहृदय धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ाया है एक्सक्लेमेटरी वाला, इसे भी मैं यही नाम दूंगा महामैराथन, क्योंकि तकरीबन 40-45 मिनट का वीडियो बन गया होगा, अब टाइम तो दिख नहीं रहा है। फिर भी मैंने बहुत जो भी मुझे अभी तक सीखा मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस से, मैं ऐसा नहीं मैं हमेशा से पढ़ा ही रहा हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको अपने तरीके से बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद एक टॉपिक आपका शेष बचता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, विस्तारित छोटा सा टॉपिक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को समाप्त करने के बाद प्रयास यही रहेगा कि उसी वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस का भी टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि पैसिव वॉइस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत विस्तारित है। और पैसिव वॉइस मैं आपको ये पक्का वादा दिलाता हूं कि आपको ये वीडियो जितने भी लग रहे होंगे आपको मज़ा आ रहा होगा, और उससे ज़्यादा मज़ा पैसिव वॉइस में आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। क्योंकि सब टीचर का ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक फेवरेट टॉपिक रहता है, पसंदीदा टॉपिक रहता है। किसी को लिटरेचर पसंद होती है, किसी को ग्रामर पसंद होती है। अब ग्रामर में कोई भी टॉपिक किसी के फेवरेट हो सकते हैं, तो मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो पैसिव वॉइस ही है। पैसिव वॉइस में मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा आपको समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक, आप लोगों ने जो पीछे आपने सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट की आकांक्षा हर वीडियो में आपसे रहेगी। अभी के लिए फिलहाल आपसे हम विदा लेते हैं, अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।